हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8, प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 8। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर के 7 तक प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी एक्सरसाइज को, सभी प्रैक्टिस सेटों को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो चल रहे हैं आपके लिए। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब n को 6 से भाग दिया जाता है, जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब n को कितने से भाग दे रहे हैं, 6 से। जब n को 6 से भाग दे रहे हैं, जब n को 6 से भाग दे रहे हैं, 6 से हमने n को भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 4। यदि 2n को, किसको, यदि 2n को कितने से भाग दें, 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। जब हमने यहाँ पर 2n किया है, n का हमने क्या किया, 2n किया है, तो यहाँ पर हमें 4 को भी 2 गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 8। अब 8 में हमने 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा बच करके 2। कितना आ जाएगा, 2। यही है हमारा आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन आपको और कैसा लगा इसका सॉल्यूशन आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या है। ठीक है, शेषफल कितना है, 2 है, तो भाज्य क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाजक, भाजक है वो किसका है, भागफल का 3 गुना है। भाजक भागफल का 3 गुना है, तो यहाँ देखते हैं भाजक भागफल का कितना गुना है, 3 गुना है। और भाजक ही है वो शेषफल का, क्या कह रहा है, भाजक है वो शेषफल का, भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। अब इन प्रश्नों में एक विशेषता होती है कि भाजक है भागफल का 3 गुना है और भाजक ही है वो शेषफल का 6 गुना है। तो भागफल और शेषफल में से, भागफल और शेषफल में से एक आपको अवश्य देगा। तो यहाँ क्या दिया है, शेषफल दिया है। शेषफल कितना दिया है, 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, भाजक ज्ञात कर लेंगे। 6 गुणा शेषफल कितना है, 2, तो हमारा भाजक आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। हमारा भागफल भाजक आ गया। ये हमारा क्या निकल करके आ गया, भाजक आ गया। ठीक है, भाजक आ गया। अब भाजक का मान हम इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में। तो भाजक की जगह अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर लें तो भाजक की जगह पर हमने कितना लिख दिया, 12। 3 गुणा शेष भागफल, भागफल, तो यहाँ से 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12, यानी कि आपका भागफल, भागफल आपका निकल करके आ गया 4। भागफल कितना निकल करके आ गया, 4। अब आप निकाल सकते हैं। पूछा क्या उसने, पूछा है भाज्य, और भाज्य बराबर आपका होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो भाजक आपने कितना निकाला है, भाजक है आपका 12 और भागफल आपने कितना निकाला है, 4, और शेषफल आपका कितना है, शेषफल कितना था आपका, 2। तो आपका ये निकल करके आ गया 12 चौके 48 प्लस 2 बराबर 50। कितना निकल करके आ गया, 50। ठीक है, ये है आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वर्ग की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या है, यानी किसी वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वर्ग की भुजा अगर हम ए है हमारी और वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, आर है, तो ये कैसी हैं आपस में, बराबर हैं, यानी ए बराबर आर, यानी वर्ग की भुजा है वही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब पाई, तो पाई हमारा है ही, आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो हमने आर स्क्वायर अनुपात ए की जगह हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया, पाई अनुपात 1, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी पाई अनुपात 1, पाई अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करनी है कि ये समबाहु है, विषमबाहु है, कि समकोण समुद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। इसको हम देखते हैं कौन सा त्रिभुज है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसमें देखें, ट्रिपलेट देखें, लग तो नहीं रही है, हाँ देखते हैं, 4 से हमारी सारी संख्याएं कट रही हैं, 4 चौके 16, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। अरे ये तो ट्रिपलेट है, क्यों है, क्योंकि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। और देखो ये बराबर हो रहे हैं, 16 9 कितने हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। जब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो फिर ये पक्का हमारा कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तब इसका एरिया हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है ए बराबर 1/2 लंब गुणित आधार। तो 1/2 लंब, इसमें कितना हो जाएगा 16। ठीक है, भुजाएं हमें, ये तो ट्रिपलेट वाले मेरे मान हैं, लेकिन हमारी भुजाएं तो क्या हैं, भुजाएं तो हमारी यही हैं 16 गुणा 12, 2 से काट देंगे, 8 बार कट गया, 12 अट्ठे कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ट्रिपलेट का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो समझ लें प्रश्न त्रिभुज का बहुत ही आसान हो जाता है, उसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या को 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या है। ये कमी का प्रतिशत देखते हैं क्या है। एक संख्या को 10% किया जाता है, कम किया जाता है, 10% हम एक संख्या को कम करेंगे, 10% कम किया जाता है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, यानी संख्या हमारी कितनी थी 10, और 10 में से हमने 1 को कम कर दिया तो कितना बचा 9 बचा। फिर हमने 20% कम किया गया है संख्या को फिर उसने 20% कम किया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, यानी कितना मान था 5, और 5 में से हमने 1 को कम कर दिया तो कितना बचा 4। तो 10 पंजे कितना आ गया 50, और 4 का गुणा 9 में करें कितना आ गया 36। यहाँ पर हमने देखा तो कितने की कमी हो रही है 14 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है 14 की कमी हो रही है। कितने पर हो रही है 50 पर हो रही है। तो बेटा 100 पर कितनी होगी, तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28,
यानी कि 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 28% की क्या हो रही है, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं आप सभी लोगों के, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से आप करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध, कितना, 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है और उसमें वह 5 लीटर मिला देता है पानी। और जब उसने जैसे ही उसमें 5 लीटर पानी मिलाया, उसने उसकी कीमत थी वो डाउन कर दी। कीमत उसने रख दी उसकी 10 रुपये 40 पैसे, और 10 रुपये 40 पैसे उसने कीमत रखी है। तो उसने पूछा है बताइए उस दुकानदार को लाभ होगा अथवा हानि होगा। तो इसको हमें ज्ञात करना है कि उसको कितना लाभ होगा अथवा हानि होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को, यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसकी, यानी कि 25 लीटर दूध 12 रुपये लीटर खरीदा है। तो 25 लीटर दूध की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 12 पंजे 60 की 0 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, यानी कि 300 रुपये आ गई। कीमत कितनी आ गई, उसने 300 रुपये का दूध खरीदा है। अब उसने बेचा कैसे है, यानी कि जो 25 लीटर दूध था, 25 लीटर दूध था, तो 25 लीटर दूध में उसने 5 लीटर मिला दिया पानी। क्या मिला दिया, पानी। तो उसकी मात्रा कितनी हो गई, 30 लीटर। कितनी हो गई, 30 लीटर। 30 लीटर उसकी मात्रा हो गई। उसके बाद उसने उसको 10 रुपये 40 पैसे की दर से उसने उसको बेचा है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 0 3 चौके 12 की 2 1 12 और 3 एकन 3, 2 अंक बाद लग जाएगा बेटा दशमलव। तो यानी कोई वस्तु हमने 300 रुपये की खरीदी है, उस दुकानदार ने दूध 300 रुपये का खरीदा है, उसने पानी मिलाया, फिर उसकी कीमत डाउन कर दी, फिर भी उसने दूध को किस रेट में बेच दिया है, 312 रुपये में बेच दिया। कितने बेचा, 312 रुपये में। तो यहाँ पर उसको कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ उसको, 12 रुपये का। कितने पर हुआ है, 300 रुपये पर। तो 100 पर कितना होगा, तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 का भाग लगा देंगे इसमें, 3 चौके 12, यानी कि उसको 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 4% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया सब लोगों के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसके आने के चांस हैं, आप देख लेना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बाद में मत कहना सर ने बोला नहीं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, कितनी कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10%, चीनी के मूल्य में 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। चीनी के मूल्य में 10% की क्या हुई है, कमी। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। चूंकि 10% में 1 की कमी हुई है, तो 10 में से 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका, 1/9। जो 9 होता है हमारा, ये वास्तविक मूल्य होता, वास्तविक ये हमारा क्या है, मूल्य है, और ये हमारी क्या है, वास्तविक खपत है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर, यानी 1 किलोग्राम मात्रा, 1 किलोग्राम चीनी उसको क्या मिलती है, अधिक मिलती है। यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का मान कितना है, 1 यूनिट बराबर क्या है, 1 किलोग्राम है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोग्राम है, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, वास्तविक खपत आ गई। वास्तविक क्या आ गई, खपत। वास्तविक खपत। नौ किलोग्राम। और वास्तविक मूल्य कितना है आपका, 270 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य वास्तविक खपत भी होती है। अब देखो 9 किलोग्राम, तो 9 यूनिट बराबर
270, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, यानी 30 रुपये पर केजी। उसकी कीमत हो गई, प्रारंभिक मूल्य है उसका कितना हो गया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रारंभिक मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर 1 किलोग्राम, वास्तविक खपत उसकी कितनी हो जाएगी, 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम का कीमत कितना है, 270 रुपये। 9 किलोग्राम चीनी है, उसकी कीमत कितनी है, 270 रुपये। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम उसका मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15, 18, 20 कितना, जिन्हें 10, 15, 12, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग क्या है, ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके, यानी ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। तो ऐसे क्वेश्चनों को जिनको हम सैनिकों को खड़ा करना है या फूलों को हमें एक वर्ग के रूप में चुनना है, तो ऐसे प्रश्नों को हम सदैव इसका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका लेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे 20 के, तो 20 के फैक्टर हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब 18 के फैक्टर करेंगे तो इसके हो जाएंगे 3 तरह के 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें 2 तो एक बार हैं, बट 3 नहीं, तो हमने 3 इसमें ये लिख लिए। तो अब देखो इसका मान 3 और 2, 3 2, 18 का पूरा वैल्यू इसमें आ गया। अब 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाते हैं, 4 12 हो जाते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 12। देखो 2 दूनी 4 और 4 12, इसका मान इसमें है तो इसमें कुछ नहीं लेंगे। 3 पंजे 15, तो 5 15, 15 भी आ रहा है। 10 लेंगे तो 5 दूनी 10 भी आ रहा है। तो हमारा एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ये हमारा एलसीएम है। बट अब यहाँ पर बनाना है पूर्ण वर्ग, ठोस वर्ग बनाना है। तो ठोस वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग के लिए हम इनके पेयर बनाएंगे अपनी तरफ से। तो 2 गुणा यानी कि 3 गुणा 3 इसका बन गया पेयर, 2 का बन गया, 2 गुणा 2 बन गया, और 5 का नहीं है तो उसको 5 को हम अपनी तरफ से ही बना लेंगे। तो 5 पंजे, इसको 5 अकेला है लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, दुकेला कर देंगे, इसको 2 बना देंगे। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 300, 330 कितना आ गया, 900। कितना आ गया, 900। और 900 ये वर्ग होता है, कितने का वर्ग होता है बेटा, 30 का वर्ग होता है। तो ये वर्ग भी है, 900 एक संख्या है, वो एक वर्ग भी है। और ये एक ऐसी संख्या है 900 जिसमें 10 का, 12 का, 15 का, 18 का और 20 का भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। कितनी हानि पर बेचता है, 40% की हानि पर। यदि उसने किताब को 120 रुपये अधिक में बेचा होता और तो उसे 10% की हानि होती, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए वह किताब को कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो 40% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम है हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना। तो कॉस्ट प्राइस हमने मान ली कि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 100 रुपये है। पहले उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, 40% की हानि पर बेचा है। 40% की क्या बेचा है, 40% की हानि पर बेचा है। तो 40% की पहले उसने हानि पर बेचा है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 60। यदि उसने उसको 120 रुपये अधिक में बेचा होता, कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 120 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 10% की हानि होती। तो उसको क्या होती, 10% की हानि होती। तो यहाँ पर कितना आ गया, 90। 10% की हानि होती। तो यहाँ पर आखिरकार उसका कॉस्ट प्राइस था कितना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इनका डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 120 रुपया। तो 90 में से हमने 60 का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट बराबर 120, तो 1 यूनिट 3 चौके 12, कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू बेटा आ गया
4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमारा यूनिट कितना माना था हमने 100, तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 400 रुपया। अब उसने पूछा है तो उसे 10% की हानि होती है। अब उसने पूछा है 10% की हानि होगी, अब उसने पूछा 10% के लाभ पर। अगर वो 10% 400 रुपये की वस्तु हमने खरीदी है और अगर मैं इसको 10% के लाभ पर बेचूं तो कितने का बेचूंगा। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर 400 का 10% लाभ यानी कि 110, 100 प्लस 10 110 बट्टे 100, 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, तो 11 4 44, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 440 रुपए में वस्तु को बेचना होगा, तब हमें 10% का क्या होगा, लाभ होगा। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं सभी लोगों के। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तुरंत कमेंट में डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को बता दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, कितने प्रतिशत शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या कितनी बची है, 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। ठीक है, सेना में मूल रूप से कितने जवान थे। तो यहाँ पर देखिए सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, यानी कि सेना में कितने जवान थे, सेना में जो जवान थे वो आपके कितने थे, 10%। 10% जवान थे और 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, और 10% वो क्या हुए हैं, शहीद हुए, कम हुए। तो 10% जवान थे, 10 में से 1 हमारा हो गया शहीद, तो कितना बचा, 9 बचा। फिर कितने हैं दोबारा से, फिर उसके 10%, अरे ये तो 3 बार दिया हुआ है, 10 ही 10% हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 थे, कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, फिर 10% फिर कम हो रहे हैं क्योंकि रोगग्रस्त हैं और दिव्यांग हो गए, दिव्यांग घोषित कर दिया गया है तो भी वो बेकार हैं, तो इसका भी 1/10, तो यहाँ पर कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आ जाएगा आपका 9 का क्यों हो जाता है 729। अब इसमें दिया क्या है, सक्रिय जवानों की संख्या। अब आपके पास सक्रिय जवान कौन से हैं, ये हैं आपके सक्रिय जवान। ठीक है, सक्रिय जवान कितने हैं 729 और हमारे अनुसार 729 में दिए कितने हैं 7,29,000। तो यहाँ से हम करेंगे 729 बराबर 7,29,000, इससे ये कट हो जाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू बेटा आ जाएगा 1000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। अब इसमें बताइए मूल रूप से जवान थे वो कितने थे 1000 और 1 यूनिट का वैल्यू आपने कितना निकाला 1000, तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी 1/60। ठीक है, ये आ गई आपके जवानों की संख्या जो है ये। ठीक है, तो जवानों की संख्या कितनी थी, 10 लाख थी। जवानों की संख्या कितनी थी, 10 लाख। 10 लाख जवान युद्ध के लिए लड़ने के लिए गए थे और उनमें से जो बचे जवान थे वो थे आपके 7,29,000। बाकी के जवान थे वो क्या हो गए थे, उसमें दिव्यांग हो गए, शहीद हो गए और और क्या है उसमें शहीद जवान और रोगग्रस्त हो गए। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, और हर क्वेश्चन अलग हटके होता है और हर क्वेश्चन का अलग महत्व है। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए जिससे आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनमें आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ और आप एक अच्छी सी जॉब प्राप्त करें जो आपके मन में है, जिसके लिए आपने सपने सजोए हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैथ, रीजनिंग, जीएस और प्रैक्टिस सेट, मैथ की तो 2 वीडियो आ रही हैं, एक तो प्रैक्टिस सेट और एक संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें नेक्स्ट वीडियो विभाज्यता की आएगी, जिसमें सभी क्वेश्चन जो विभाज्यता से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर में से, संख्या पद्धति में से, तो उसको आप पढ़ें बहुत अच्छे से। धन्यवाद।